दोस्तों ये अपनी FZS V4 DLX 2023 का मॉडल है और हम आज इसका टोटल रिव्यू करेंगे क्योंकि अभी अपने को इसको लेके करीब करीब 4-5 महीने हो गए हैं। और किलोमीटर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अपना जो है 8,865 किलोमीटर, करीब करीब 9,000 किलोमीटर अपन ने गाड़ी को चला चुके हैं। तो आज हम उसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो करेंगे। क्या है, बहुत सारे लोग रिव्यू करते हैं लेकिन वो नया नया बाइक लेते, 1-2 महीना चलाते तो वो इतना कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अपने को अभी करीब करीब 10,000 मतलब 9,000 किलोमीटर चला चुके हैं, तो इसमें जो भी अच्छाई है या बुराई है वो हम लोग अच्छे से उसको बता सकते हैं। इस गाड़ी में अपने को क्या क्या मिलता है उसकी बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको एक मस्कुलर बॉडी मिलता है जो कि यामाहा की हर बाइक में रहता है। तो इसमें जो सामने से और पीछे से जो लुक आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। उसके साथ में इसमें नया चीज़ जो बोलेंगे जो V3 में नहीं था वो है ये LED का, आपको पूरा LED हेडलाइट मिलता है। उसके साथ में 2 DRL लाइट मिलते हैं उसके साथ में। और इसकी सबसे जो कमी थी पहले वो थी कि जो बाइक में सारे पार्ट तो अच्छे थे लेकिन इंडिकेटर जो रहते थे वो एकदम सादे रहते थे, तो फील नहीं आता था, इतना मज़ा नहीं आता। तो अभी V4 में अपने को इंडिकेटर भी LED मिलते हैं जिससे कि बाइक का जो लुक है और भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। उसके साथ में अगर टायर की बात करें तो इस सेगमेंट में 156 सेगमेंट में यामाहा के जो टायर है वो सबसे चौड़े रहते हैं, सामने का भी और पीछे का भी। तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है कि रोड पे आपको जो स्टेबिलिटी मिलती है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है और आपको चलाने में बहुत ही मज़ा आएगा। अगर बारिश वारिश है या कीचड़ है तो आपको गिरने का डर नहीं रहेगा। उसके साथ में अगर ब्रेकिंग की बात करें तो आपको V4 में डुअल डिस्क ब्रेक मिलता है। जैसे सामने भी डिस्क ब्रेक है और पीछे में भी डिस्क ब्रेक है। तो दो डुअल डिस्क ब्रेक होने से क्या रहता है, ब्रेकिंग बहुत ही अच्छा हो जाती है और आदमी को चलाने में एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर आप हाई स्पीड भी चला रहे तो आप इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। डुअल डिस्क ब्रेक होने के साथ साथ इसमें सिंगल चैनल ABS भी मिलता है। सिंगल चैनल ABS सामने की तरफ होता है ABS, तो हमेशा ऑन रहता है और पीछे की तरफ का टायर जो है उसको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे रहता है, जैसे हम लोग बारिश के मौसम में या कीचड़ भरे रास्ते में अगर बाइक को चला रहे हैं तो बहुत बार बाइक स्किड होने का डर रहता है। तो जैसे ही हम लोग अगर किसी भी एरिया में, अगर कीचड़ भरी एरिया में या बारिश के एरिया में अगर बाइक चला रहे हैं तो ब्रेक लगाने के टाइम पे अगर हम लोग पहले क्लच का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सीधा अगर ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिक और अपना जो बाइक है उसको स्किड होने से रोक लेता है। लेकिन अगर आप पहले क्लच को दबाते हैं उसके बाद ब्रेक दबाते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल काम नहीं करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आप जब भी बाइक चलाएं तो पहले ब्रेक लगाए उसके बाद आप क्लच दबा सकते हैं, तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आपका आराम से काम करेगा। तो डुअल डिस्क ब्रेक, सामने का ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तीनों चीज़ें मिला के आपको एक बेहतरीन ब्रेकिंग का इसमें अनुभव हो सकता है। तो आप अगर अच्छे से चलाएंगे, सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ब्रेकिंग आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है। उसके साथ में अगर बात करें हम इसके इंजन की तो 149cc का सिंगल सिलेंडर जो इंजन है उसको आपको मिलता है और इसका रिफाइनमेंट बहुत ही बढ़िया रहता है। यामाहा का इंजन की कोई बात ही नहीं है। साथ में अगर पीछे की बात करें तो आपको एक मोनो शॉक सस्पेंशन मिलता है जिससे की वजह से आपको कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। ज़्यादा जो भी गड्ढे वड्ढे रहते हैं वो इतना पता नहीं चलता है और आराम से आप चला सकते हैं। उसके साथ में यामाहा ने और एक क्या कर दिया है कि इसका जो जिसको राइडिंग कंसोल बोलते हैं वो एकदम MT-15 का दे दिया है। पहले क्या रहता था कि इसका डिस्प्ले बहुत ही छोटा रहता था तो लोग बहुत सारी कंप्लेंट करते थे, लेकिन अभी एक अच्छा खासा डिस्प्ले दे दिया है तो बहुत सारी कंप्लेंटें दूर हो गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें ऑडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, आप पर किलोमीटर एवरेज कितना दे रहे हैं वो भी चेक कर सकते हैं। ये साइड में देखेंगे तो ABS का सिग्नल है। उसके बाद ये लाइट का है, हेडलाइट का इंडिकेटर है। ये जो आपके साइड इंडिकेटर रहते हैं उसका उसको दिखाने के लिए ये आपका गियर का है। जैसे न्यूट्रल हो गया तो न्यूट्रल का बटन है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है और यहाँ पे पेट्रोल का है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई देता है टाइम। और इसके साथ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है जिससे आप एक ऐप आता है यामाहा कनेक्ट करके उसके साथ बाइक को जोड़ के बाइक का जो भी परफॉर्मेंस है उसमें चेक कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आप उसमें चेक कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई और इसके ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें हम लोग तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है 1,55,000 में, ऑन रोड प्राइस है। और इसका एक शोरूम कीमत 1,30,000 के करीब करीब है। कीमत थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार रुपये सिटी के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है। तो अगर आप भी 150cc में अगर अच्छा बाइक ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक
चॉइस हो सकता है आपके लिए और आप इसको आराम से खरीद सकते हैं। ये तो सारी अच्छी चीज़ हो गई है, लेकिन इसमें कमी क्या है? कमी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको इसमें जैसे 150 सीसी का इंजन है, तो आपको इसमें पावर थोड़ा कम मिलेगा। जो जैसे जो बाकी 150 सीसी की जो बाइक है, जैसे टीवीएस अपाचे हो गया, सीपी हॉर्नेट हो गया, तो उनमें आपको पावर ज़्यादा मिलेगा। इस बाइक में आपको पावर थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम मिलेगा। या फिर अगर आप सिंगल सीट अगर चला रहे तो अच्छे से चला सकते हैं। डबल सीट या ट्रिपल सीट अगर आप बैठ गए तो आपको पावर की कमी इसमें महसूस हो सकती है। उसके साथ में क्या है, इसका सीट कंफर्ट, ये जो सीट दिया हुआ है ये बहुत ही मतलब अगर आप लोग दिन में अगर 100 200 300 किलोमीटर चलाएंगे तो आपको अनकम्फर्टेबल लग सकता है, क्योंकि ये सीट सॉफ्ट नहीं है, बहुत ही हार्ड है। और उसके साथ में इसका डिज़ाइन ऐसा है कि आदमी आगे आगे खिसकता जाता है, तो इसकी वजह से अगर हम लोग कंटिन्यू इस पर चलाएंगे तो थोड़ा इसमें इरिटेशन होता है। तो आप इसको मॉडिफाई करके आराम से अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। और बाकी तो इसमें चलने में कोई सी दिक्कत नहीं है, आराम से मतलब चलाने में आपको मज़ा ही आएगा। लेकिन यामाहा की जो सर्विस है वो सर्विस मेरे को थोड़ा बेकार लगी। एक तो इसमें क्या है कि आपको फ्री का कुछ भी नहीं मिलता है यामाहा में। अगर आप यामाहा की बाइक चला रहे हो आपको फ्री का कुछ भी नहीं मिलेगा, हर चीज़ का पैसा देना पड़ेगा। फ्री सर्विस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, हर सर्विस में आपको पैसा देना ही पड़ेगा। जैसे मेरा फर्स्ट सर्विस था तो उसमें 1000 रुपये का खर्चा आया था, सेकंड सर्विस में भी 1000 1100 रुपये ऐसा कुछ खर्चा आया था। तीसरा जो सर्विस था उसमें अपना 2600 2700 रुपये ऐसा लगा था, क्योंकि उसमें पीछे का जो ब्रेक डिस्क है वो चला गया था, ब्रेक पैड, तो वो 1100 रुपये का था। तो अपना 2700 रुपये खर्चा गया। और जो चौथी सर्विस है उसमें भी अपने को करीब करीब 1950 रुपये का ऐसा खर्चा है। तो उसमें सामने का जो ब्रेक पैड है वो ख़राब हो गया था। तो यामाहा में क्या है कि आपको फ्री का कुछ नहीं मिलेगा और इनकी जो सर्विस चार्ज है बहुत ही ज़्यादा है। और उसके साथ साथ में इसके सर्विस सेंटर जो है कंपनी के बहुत ही कम है। जैसे पिंपरी चिंचवड में सिर्फ 2 ही है इतने बड़ी सिटी में। तो आपको सर्विस करने के लिए थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, 4-5 घंटे भी देने पड़ेंगे। उसके साथ में अभी मैंने तो 2-3 सर्विसिंग कराई, पहले तो 1-2 सर्विस अच्छी लगी थी, लेकिन इस बार जो सर्विसिंग करे मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि बाइक में थोड़ा सा ये लग रहा है। तो इन मैकेनिकल का भी थोड़ा लोचा है ऐसा लग रहा है मेरे को। तो अगर आप ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें उसको इग्नोर करके अगर 150 सीसी में फैमिली ओरिएंटेड है, कॉलेज गोइंग है, ऐसा सिटी राइड के लिए अगर कोई अच्छे से बाइक ढूंढ रहे हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाइक तो अच्छा है, यामाहा की सर्विस भी अच्छा है, इसके स्पेयर पार्ट भी बहुत, स्पेयर पार्ट थोड़े महंगे रहते हैं लेकिन चलते ज़्यादा दिन है। और आफ्टर जैसे अगर आप कुछ दिन चलाने के बाद अगर इसको बेचना चाहे तो आपको रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि यामाहा एक ब्रांड है और यामाहा की चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती, इंजन का काम नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा आप इसको ले सकते हो और रीसेल वैल्यू के हिसाब से भी अच्छा है। और इसके साथ में आपको एक यामाहा की तरफ एक इंजन का गारंटी मिलता है, वारंटी मतलब जैसे कि 70,000 किलोमीटर या फिर 5 साल, ये दोनों में से जो भी पहले आएगा तो उतनी तक ही वारंटी रहता है कि इंजन में अगर कोई भी लफड़ा हुआ है तो वो लोग फ्री में आपको रिप्लेस करके दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें है, अगर आप जो 150 सीसी में अच्छा से बाइक ढूंढ रहे हैं तो आप यामाहा FZS V4 को कंसिडर कर सकते हैं।